नमस्कार दोस्तों। हम अकबर के काल के विद्रोह पढ़ रहे थे, आंतरिक विद्रोह, और उसमें हम 2 विद्रोह पढ़ चुके थे। और आज हम तीसरे विद्रोह पे बात करेंगे, जो कि मिर्ज़ा बंधुओं के द्वारा किया गया था। मिर्ज़ा बंधुओं ने काफ़ी यूँ कहिए कि आज़मगढ़ और इसके आसपास के पूरे क्षेत्र में विद्रोह किया था। हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और मुनीम खान के नेतृत्व में विद्रोह का दमन कर दिया गया। और इनको जो मिर्ज़ा बंधु थे, मिर्ज़ा बंधु अपने आप को तैमूर से जोड़ते हैं और ये अकबर के रक्त संबंधी कह सकते हो, भाई कह सकते हो, जो अपने आप को तैमूर की संतान मानते थे। ठीक है, और ये भी तैमूर की संतान मानते थे, मुगल भी अपने आप को। तो ये अकबर के भाई ही थे, आप यही समझिए। और इनके क्या है कि परिवार काफ़ी बढ़ रहा था, मिर्ज़ा बंधुओं का कुनबा काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इनको अच्छी खासी भूमि चाहिए थी और इस हेतु उन्होंने विद्रोह किया था। भूमि मिली नहीं और फिर मुनीम खान ने विद्रोह का दमन कर दिया। और फिर अकबर जब गुजरात अभियान पे गया, वो हम आगे पढ़ेंगे साम्राज्य विस्तार में। तो गुजरात अभियान पे जब अकबर गया तो इन मिर्ज़ा बंधुओं का पूर्ण रूप से जो है वो आपकी दमन कर दिया था। ठीक है, तो मिर्ज़ा बंधुओं का विद्रोह ये अकबर के काल का तीसरा विद्रोह था जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले 2 विद्रोह हम पढ़ चुके थे। ठीक है, काम का नहीं मैप। मिर्ज़ा बंधुओं का विद्रोह। मिर्ज़ा बंधुओं में कौन कौन बंधुओं में आपके जैसे इब्राहिम मिर्ज़ा, इब्राहिम मिर्ज़ा हुसैन, सभी के पीछे मिर्ज़ा हुसैन सभी के पीछे आएगा। और ये एक नहीं थे, ये 20 के आसपास थे। ठीक है, मोहम्मद हो गया और इसके साथ साथ में मसूद था, अकिल था, बहुत सारे थे। मसूद, आकिल हुसैन मिर्ज़ा, मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा, बहुत सारे थे ये, है ना, एक नहीं थे, बहुत सारे थे। तो मिर्ज़ा बंधु, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी, मैं आपको बता देता हूँ। जब इस समय क्या 1567 के आसपास अकबर लाहौर था, और जब ये लाहौर था तो पीछे अजमेर, संभल, इस पूरे क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया। और विद्रोह में इनकी डिमांड एक ही थी कि हमें भूमि ज़्यादा दी जाए क्योंकि हमारी तादाद बढ़ गई है। ठीक है, तो पहली बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि मिर्ज़ा बंधु अकबर के रक्त भाई थे और ब्लड रिलेशन में थे, और ये अपने आप को तैमूर की संतान मानते थे, तैमूर से जोड़ते थे। और चूंकि इनका परिवार बढ़ चुका था तो इनको अधिक ज़मीन की मांग थी। इस वजह से अकबर की अनुपस्थिति में 1567 में इन्होंने अजमेर, संभल क्षेत्र में विद्रोह किया। मुनीम खान ने दमन किया, गुजरात भगाया। जब अकबर ने गुजरात अभियान किया तो अकबर ने इन मिर्ज़ा बंधुओं का समूल नाश कर दिया था। ठीक है, तो पहली बात क्या लिखेंगे कि ये स्वयं को तैमूर से जोड़ते थे। इस कारण इन्हें अकबर का रक्त संबंधी कहा जाता था, माना जाता था। और बढ़ते कुनबे के कारण इनको अधिक भूमि की आवश्यकता थी। इस मांग को लेकर इन्होंने विद्रोह किया था। इस मांग को लेकर इन्होंने मांग को लेकर
इन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने आजमपुर, संभल, अजमेर गलती से बोला मैंने, है ना, संभल क्षेत्र में 1567 में विद्रोह किया। ठीक है। में विद्रोह किया। इस समय अकबर लाहौर में था। अकबर कहाँ था? लाहौर में था। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है, और दूसरी सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है कि दूसरा सिंपल सा बिंदु ये ध्यान रखना है कि मुनीम खान ने इस विद्रोह का दमन किया और इनको, मिर्जा बंधुओं को गुजरात भेज दिया। फिर अकबर ने जब गुजरात अभियान किया तो इनको एक प्रकार से पूर्ण रूप से इनका दमन कर दिया गया। ठीक है, क्या सवाल बनते हैं इनके कोई ज़्यादा सवाल नहीं बनते, बट हाँ ये एक तो इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा विद्रोह हुआ, बाद में कौन सा हुआ। और दूसरा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह अकबर के काल से संबंधित नहीं है, क्योंकि 7 ही विद्रोह थे। फिर एक विद्रोह ये क्या करते हैं, जहांगीर या हुमायूं या उसके काल का डाल देते हैं, और बाकी के विद्रोह इस काल के डाल देते हैं, तो बेमेल चुलना होता है कई बार, तो नाम ही याद रखना पर्याप्त है इनका। तो ठीक है, तो मिर्जा बंधुओं के ये बात तो हो गई, विद्रोह हुआ था। अब आगे क्या हुआ, मुनीम खान ने इनका दमन करके इनको मालवा और गुजरात भेज दिया था। मुनीम खान कौन था ये भी मैं आगे बता चुका हूं आपको। खान ने विद्रोह का दमन किया, तथा मिर्जाओं को मालवा व गुजरात भेज दिया। ठीक है, मालवा व गुजरात भेज दिया। जब अकबर ने गुजरात अभियान किया, ये साम्राज्य विस्तार में हम पढ़ेंगे, गुजरात अभियान किया तब इनका पूर्ण दमन किया गया। अब देखो, ये भी तुर्रानी विद्रोही था। तुर्रानी मतलब तुर्की अमीर जो थे वो सब। बाकी एक ही विद्रोह था जो ईरानी था। बाकी अकबर के काल के सारे विद्रोह तुर्रानी थी, मतलब तुर्की अमीरों के द्वारा किए गए थे। एक विद्रोह ईरानी था जो ठीक इसके बाद में हुआ था, आसफ खान का विद्रोह। ठीक है, वो ईरानी विद्रोह था। आसफ खान आपके कलम का काम करता था और खजांची टाइप, और मालवा के अभियान के बाद इन्होंने काफ़ी बड़ा घोटाला किया था। तो एक विद्रोह इसके ठीक बाद में ईरानी विद्रोह हुआ, जो कि अकबर के काल का एकमात्र ईरानी विद्रोह था। बाकी सारे तुर्रानी विद्रोह थे। तो चौथे विद्रोह पे मैं आ रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चौथा विद्रोह, हेडिंग दे दीजिए। 3 हो गए, हाँ 3 हो गए। चौथे विद्रोह का नाम लिखोगे आसफ खान का विद्रोह। आसफ खान का विद्रोह। ठीक है, ये भी इसी काल का था, 1565-66 के आसपास का। ठीक है, इसको थोड़ा पहले लिखना था, बाद में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहली बात कि आसफ खान, यह विद्रोह अकबर के काल का
एकमात्र ईरानी विद्रोह था। ठीक है, ईरानी अमीर, ये आसफ खान ईरानी अमीर था और दरबार में अहले कलम मतलब लिपिकों का जो प्रधान होता था उस पद पे नियुक्त था। और इसने गोंडवाना की जो विजय हुई थी अकबर की, उसको हम विजय अभियान में पढ़ेंगे आगे। उस अभियान में उन्होंने आर्थिक रूप से कोई चोट पहुंचाई थी और उसके बाद जब इसके ऊपर कार्रवाई की गई तो उसने छोटा सा विद्रोह किया था, जल्दी दमन कर दिया गया था, है ना। यह एकमात्र ईरानी अमीर द्वारा किया विद्रोह था। ये एकमात्र विद्रोह था जो ईरानी अमीर द्वारा किया गया। क्लियर। दूसरी बात, आसफ खान अहले कलम, कलम मतलब लेखनी और अहल का मतलब प्रधान। ठीक है, तो कलम का प्रधान मतलब लिपिकों का हेड था, लिपिकों का प्रधान था। ठीक है, इसने कई घोटाले किए थे। इसने कई घोटाले किए थे मतलब कोई घोटाले अभी वर्तमान की आम बात है, लेकिन उस समय भी ये घोटाले होते थे। इस बात ये प्रमाणिक बात हो जाती है। ठीक है, घोटाला इसने जो है वो गोंडवाना विजय के बाद में भी किया था, मालवा के बाद में उसने ठीक ठाक घोटाला कर लिया था। तो काफ़ी घोटाले इसने किए थे, मगर आदमी ठीक था तो अकबर ने इसको माफ़ कर दिया था। ठीक है, अकबर ने इसको माफ़ कर दिया था। अकबर ने इसको माफ़ कर दिया था। ठीक है, इस पूरे विद्रोह में एक ही बात याद रखने योग्य है, वो ये है कि यह एकमात्र ईरानी विद्रोह था, ईरानी अमीरों के द्वारा किया गया विद्रोह था। बाकी सारे विद्रोह जो थे वो तुर्रानी अमीरों के थे। अब हम आते हैं अकबर के काल का सबसे खतरनाक विद्रोह, है ना, जिसने अकबर की राज सत्ता को चुनौती दे दी थी। और 1580-81 का जो ये विद्रोह था, इसको अकबर के काल का, अकबर की पूरी शासन अवधि का संकट वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस समय बंगाल और बिहार के अंदर कई सारे अमीरों ने मिलकर, जिसमें बहादुर खान साथ में था, उधर बंगाल के शासक सुल्तान भी उस वहाँ पे साथ में थे, और बाबू खान काकशाल भी साथ में था। कई सारों ने मिलके एक साथ आक्रमण किया था और स्थिति ये भी कि बंगाल के सूबेदार टांडा को मार दिया था। मारने के बाद उन्होंने एक कैदी था शरफुद्दीन, उसको वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। यद्यपि टोडरमल वहाँ पे था, लेकिन टोडरमल इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तब उसकी सहायता के लिए अकबर ने मिर्ज़ा अजीज़ कोका और शहबाज खान, जो कि अकबर का सबसे श्रेष्ठ सेनापति माना जाता था, जिसने एकमात्र वो सेनापति था शहबाज खान जिसने कुंभलगढ़ को जीता था। बाकी कुंभलगढ़ को कोई जीत नहीं पाया था। वही व्यक्ति था जिसने चंद्रसेन का पीछा करते हुए सिवाना किले को घेरा था। और शहबाज खान काफ़ी योद्धा, शक्तिशाली सेनापति माना जाता है, उसको वहाँ भेजा था और उसने वहाँ जाकर टोडरमल की सहायता करी और अजीज़ कोका और उसने शहबाज खान ने मिलकर इस विद्रोह का बड़ी मुश्किल से जाके दमन किया था। और तो ये 1580-81 का जो बंगाल और बिहार का विद्रोह था, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण विद्रोह था अकबर के लिए। और हालांकि अकबर इससे भी निकल जाता है, लेकिन एक बार के लिए शासन सत्ता को चुनौती दे दी गई थी। इसके बाद होगा यूसुफजइयों का विद्रोह, अफरीदी यूसुफजइयों का काबुल कंधार के अंदर, जिसको मानसिंह और जैन खान निपटने के लिए जाएंगे। और आखिर विद्रोह सलीम के द्वारा किया गया था, है ना। तो हम आते हैं 5वें विद्रोह पे, बंगाल बिहार का विद्रोह।
बंगाल व बिहार का विद्रोह 1580-81। विद्रोह के कारण जो बेसिकली होते थे, उनके पीछे मेन कारण हमेशा यही आता था कि जब भी विद्रोही नेता थे वो शासन सत्ता चाहते थे, और उनकी शासन सत्ता चाहने की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो विद्रोह करवाती थी। वो चाहते थे कि वो अपने क्षेत्र के राजा बने रहे, स्वतंत्र राजा हो और किसी के भी अधीन नहीं हो। फिर जब ये भावनाएं आती थी तो वो टैक्स नहीं बेचते थे, वो ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते थे, उनके पत्र जो भी आते थे पत्राचार नहीं करते थे, वे फिर स्वतंत्र व्यवहार करते थे। और एक स्वतंत्र शासक ये कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि उसके साम्राज्य में कोई क्षेत्रीय शासक स्वतंत्र हो, क्योंकि अगर एक होता है तो उसको देख के कई और भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अराजकता उत्पन्न हो सकती है, और अगर अराजकता उत्पन्न हुई तो शासन सत्ता जो है वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि सभी स्वतंत्र हो जाएगी, फिर साम्राज्य किस बात का। तो कई बार क्या होता था कि जब भी ऐसा विद्रोह होता था तो वो एक प्रयोग होता था, अगर वो सफल हो गया तो बाकी वाले लोग भी करते थे। इसलिए राजा लोग क्या करते थे, ऐसे विद्रोह का जबरदस्त तरीके से दमन करते थे ताकि दूसरे किसी की ऐसी हिम्मत ना हो। तो इस कारण इस प्रकार के विद्रोह होते थे। अब बंगाल और बिहार के विद्रोह के पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि अकबर ने बंगाल और बिहार में बड़ी टाइट पॉलिसीज लागू कर रखी थी, कठोर नीतियां, वित्तीय लेखा जोखा रखना, उनके घोड़ों को दागना, उनकी जांचें करवाना, अति केंद्रीयकरण मतलब सारी शक्तियां अपने पास में रखना, सैनिकों के वेतन को आधा कर देना। तो उधर के जो सूबेदार थे वो परेशान हो रहे थे, वो कह रहे थे कि यार इस तरह से तो फिर हम कैसे शासन कर पाएंगे। पूरी कंट्रोलिंग अकबर के पास में थी। तो ये जो हस्तक्षेप था ये बिल्कुल उनको स्वीकार नहीं था, इस वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ क्या कारण रहे होंगे विद्रोह के। सबसे पहला कारण जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति। अत्यधिक केंद्रीयकरण। अकबर ने बेसिकली उज़्बेक विद्रोह के बाद में सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी लागू की थी, अपने पावर डेलीगेट नहीं किए, सारी शक्तियां अपने पास में रखी थी, इसे केंद्रीकरण कहते हैं। जब सारी शक्तियां अपने पास में रखी तो बंगाल और बिहार के जो भी अमीर थे उनको ये बात ठीक नहीं लगी। तो ये केंद्रीकरण कब हुआ था? उज़्बेक विद्रोह के बाद। उज़्बेक विद्रोह के बाद ये केंद्रीकरण बढ़ गया था। ठीक है, तो अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, साथ साथ में आपके घोड़ों को दागना और आपके ये जो नीति थी घोड़ों को दागने की, ये नीति अपनाई। अब ये क्या था, तो जब भी कोई युद्ध होता था तो प्रांतीय सेनाएं भी केंद्रीय सेना की सहायता के लिए आती थी। तो प्रांतों में क्या था कि जो भी प्रांतपति होता था, जो भी अमीर थे, जो भी जमींदार थे, जो जमींदारियां बांट रखी थी, इन लोगों के सेना भी अकबर की सहायता के लिए आती थी। तो ये देखने को मिला कि जो सेना आ रही थी वो सेना वेतन लेती थी केंद्र से। जैसे मान लो कि मैं आजमगढ़ का अमीर हूँ, जमींदार हूँ, अब मेरे पास में जो सेना है, घोड़े हैं, उसके अनुसार मैं उनको एक एस्टीमेट बना के देता हूँ कि भाई मेरे महीने का इतना खर्चा है यहाँ पे। तो अकबर कहता था ठीक है, इतना खर्चा है तो भाई आपकी रेवेन्यू वहाँ का इतना है, आपका खर्चा निकाल के शेष 10% हमें दे देना। तो वो रेवेन्यू कम बताते थे और अपना खर्चा अधिक बताते थे, तो फिर वो वहाँ से टैक्स लगभग फ्री हो जाता था। लेकिन युद्ध की जब स्थितियाँ आती थी तो वहाँ से जब सेना आती थी तो वो बड़ी फर्जी सेना होती थी, उतने घोड़े भी नहीं होते थे, उतने क्वालिटी वाले घोड़े भी नहीं थे, सैनिक भी उस किस्म के नहीं थे। तब इनको लगता था कि हम करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इनका माफ़ कर रहे हैं, केंद्र सरकार को लगता था, और इनके पास तो उस स्तर की सेना ही नहीं, मतलब फर्जीवाड़ा किया इन अमीरों ने। इसलिए क्या करते थे, घोड़ों को दागने की नीति शुरू करी ताकि पता चले कि कौन से कितने किस अमीर के पास में कितने क्वालिटी वाले घोड़े हैं, ताकि युद्ध में ऐसा धोखा ना हो। साथ साथ में इन्होंने जो भी सेना थी उनके सैनिकों के वेतन भी आधे कर दिए। उसका कारण यही था
कि सैनिक भी उस किस्म के नहीं थे, ठीक है। सैनिक भत्तों को आदन करना, सॉरी वेतन को क्या, सैनिक भत्तों को अदा करना। ठीक है। इसके अलावा मुगल अधिकारी जो थे उनका कठोर व्यवहार, राय पुरुषोत्तम अद्दम खान यहाँ नियुक्त थे। खान का धार्मिक सहिष्णुता की जो इसकी नीति थी अकबर की, ये भी इनको ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ पे अकबर की धार्मिक नीतियां, है ना, इन कारणों के चलते अब हम यहाँ पे लिखेंगे मेन बात, उक्त कारणों के चलते कारणों के चलते 1580-81 में बंगाल बिहार क्षेत्र में विद्रोह हुआ, जिसने राज सिंहासन को हिला दिया। इस कारण इतिहासकार 1580-81 को अकबर का संकट वर्ष कहते हैं। संकट वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो अब जो विंसेंट स्मिथ हुई साम्राज्यवादी इतिहासकार, जिसके बारे में हम कई बार जिक्र करते आ रहे हैं, विंसेंट स्मिथ ने भी बात कही थी कि बाकायदा एक संकट का साल था, और उन्होंने स्पेशली 80 और 81 में 81 को माना था, क्योंकि 81 में विद्रोह मूल रूप से 81 में हुआ था। तो विंसेंट स्मिथ क्या मानते हैं, 1581 संकट वर्ष था, ठीक है। संकट वर्ष 1581 को मानते हैं। तो ये एक खतरनाक विद्रोह था जो कि इन कारणों के चलते बंगाल के अंदर हुआ था, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी पृष्ठभूमि की। अब हम बात करेंगे कि देखो, अब आप इसको अगर ये देखोगे ना, मैप देखोगे, तो ये पूरा बंगाल और बिहार का एरिया है, ये पूरा, और यहाँ पे आता है दिल्ली आगरा। अब इस जगह सेना है अकबर की, और ये यहाँ पे आंदोलन होता है, और उसमें भी बंगाल और बिहार के सारे अमीर एक साथ हो जाते हैं। सारे एक साथ होकर जब अटैकिंग मोड पे आते हैं तो स्थितियाँ इतनी आसान तो कहाँ से रहेगी। और अकबर फिर अपने बेस्ट, अच्छा टोडरमल फंस गया यहाँ पे अकेला ही, और टोडरमल के पास में इतनी ताकत थी नहीं कि वो काकसाल जैसे शासकों को यहाँ पराजित कर सके। इन्होंने यहाँ पे अपना शासक भी चेंज कर दिया, सरफुद्दीन को शासक घोषित कर दिया, नेता घोषित कर दिया, और मिर्जा बंधु भी इनके साथ में थे, अकबर के भाई बंधु भी इनके साथ में हो गए थे। कुल मिला के काफ़ी बड़ी यूं कहिए कि बड़ी लेवल पे एक खतरा उत्पन्न हो गया था। और फिर मिर्जा अजीज कोका और साथ में शहबाज खान आते हैं और इस विद्रोह का पूरा दमन करते हैं। अच्छा, इन्होंने एक बार तो शाही सेना को पराजित भी कर दिया था, यहाँ के बंगाल सूबेदार को मार दिया था। फिर अजीज कोका और शहबाज खान आते हैं और उन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बात आप लिख लीजिए, मैप तो ठीक है पढ़ा है, साथ में हम देखते रहेंगे। अब मैं आपको इस विद्रोह के घटनाक्रम से परिचित करवाता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक सेकेंड।
अब आप इसको लिख लेना और फिर इसी में आगे बढ़ना। बिहार में, एक सेकंड, बिहार में मासूम खान काबुली, ये मिर्जा हाकिम का भाई था। काबुली तथा बहादुर खान बंगाल में, वहीं बंगाल में बाबू खान काकसाल, बंगाल में बाबू खान काकसाल, बाबू खान ने 1580 में विद्रोह किया। ठीक है, तो ये विद्रोह के नेता थे। और अब देखो इन्होंने कैसे विद्रोह किया, मैं आपको समझाता जाऊंगा आगे। अब देखो इन्होंने सबसे पहले मिर्जा हाकिम जो था, जिसका विद्रोह हम आगे समझ चुके हैं, मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित किया। ठीक है, और मिर्जा हाकिम को शासक घोषित करते ही सीधा सा मतलब हुआ कि उन्होंने अकबर की सत्ता को अस्वीकार कर लिया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिर्जा हाकिम को अपना सम्राट घोषित किया। किसको किया है? मिर्जा हाकिम को सम्राट घोषित किया। और जैसे ही मिर्जा हाकिम को सम्राट घोषित किया, मतलब अकबर की सत्ता को अस्वीकार कर लिया। और इसी जगह पे बंगाल के जो सूबेदार थे टांडा, उसको उन्होंने घेर कर हत्या कर दी। और टोडरमल इसको बचा भी नहीं पाया। ठीक है, आगे क्या हुआ देखो, किया बंगाल के सूबेदार टांडा की हत्या कर दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये मुगल सूबेदार था, टांडा की हत्या कर दी। अपना सम्राट किसको बनाया है? मिर्जा हाकिम को। और ये कैदी था सरफुद्दीन करके, उसको इन्होंने अपना नेता चुना। ठीक है, ये खुली चुनौती थी अकबर के लिए। हत्या कर दी। एक कैदी शरफुद्दीन को अपना नेता चुना। शरफुद्दीन को अपना नेता चुना। ठीक है, अब देखो ये यहां तक तो ठीक है, शरफुद्दीन को नेता चुन लिया। अब इस समय बंगाल के अंदर टोडरमल था, लेकिन टोडरमल इतना शक्तिशाली नहीं था कि इस सब का दमन किया जा सके, है ना। तो टोडरमल खुद असहाय सा था इस समय, और इसकी सहायता के लिए फिर अजीज कोका, ये एक प्रकार से शाही सेना की हारी थी, क्योंकि देखो आप, सूबेदार मारा जा चुका था बंगाल के अंदर, मुगल सूबेदार, टोडरमल कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी गंदी स्थिति जो है वो बनी हुई थी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, इस समय टोडरमल
बंगाल में था, परंतु विद्रोही अधिक शक्तिशाली थे। तो सीधी सी बात है कि टोडरमल बंगाल में होते हुए भी असहाय सा था। अब देखो आगे क्या हुआ। जब टोडरमल रोक नहीं पा रहा था इनको, तो अब क्या हुआ, खान आजम अजीज कोका टोडरमल की सहायता के लिए क्या किया, टोडरमल की सहायता हेतु खान आजम मिर्जा अजीज कोका खान आजम अमीरों की उपाधि हुआ करती थी। जो विश्वसनीय अमीर होते थे उनको अमीरों को कई टाइप की उपाधियां देते थे। ये मैंने आपको शायद हुमायूं के अंदर बताया भी था। खान आजम तथा सेनापति शहबाज खान को बंगाल भेजा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब बस अपन ने घेर लिया है, इस आंदोलन को पूरा होने वाला है। तो टोडरमल की सहायता हेतु मिर्जा अजीज कोका के पास में 7,000 के आसपास का मनसबदारी थी उस समय, और सेनापति शहबाज खान को यहाँ भेजा। अब इन्होंने भेजा सुल्तानपुरी बिल्हारी का जो युद्ध हुआ, सुल्तानपुरी बिल्हारी युद्ध में, अब देखो ये दोनों में फिर लड़ाई होगी। कौन से दोनों में? विद्रोहियों और शाही सेना के बीच में। अब पहली लड़ाई इस सुल्तानपुरी बिल्हारी नामक स्थान पे होती है, जहां मासूम खान जो विद्रोहियों का नेता था उस समय, विद्रोहियों के कई नेता होते थे, ये एक तो ये भी था, एक मासूम खान था। यहाँ पे इनको बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, युद्ध में शहबाज खान ने मासूम खान के नेतृत्व वाली विद्रोही सेना को पराजित किया। इसी समय अजीज कोका भी काटी जंग में लड़ रहा था। इसी समय काटी जंग में, ये भी 1581 की बात है, काटी जंग में मिर्जा अजीज कोका ने भी विजय प्राप्त की। दोनों अलग अलग जगह लड़े थे। इधर कौन लड़ रहा था? मिर्जा अजीज कोका, और शहबाज खान पहले जीत गया था, और मिर्जा अजीज कोका जो है उस समय लड़ रहा था। और काटी जंग के युद्ध में बाकायदा ये अजीज कोका ने विद्रोहियों को पराजित किया, और काजीजादा और काला पहाड़ जो है वो मारे गए। काजीजादा व काला पहाड़ सेनापति, ये मैं पहले आपको एक बार बता चुका हूं, पहाड़ मारे गए और विद्रोह का दमन हो गया। कई बार ये सवाल आया है कि बंगाल बिहार विद्रोह का दमन कौन से सेनापतियों ने किया था? तो मिर्जा अजीज कोका, और आपको याद रखना है शहबाज खान का नाम। ठीक है, सिवाना शहबाज खान आया, कोम्बलूर को शहबाज खान ने पहली बार जीता, और बंगाल बिहार के अंदर जो अकबर का संकट काल था
उसमें भी शहबाज खान ने इसकी मदद की थी। इस तरह से बंगाल बिहार का 1580-81 का जो विद्रोह था, इसका भी इन्होंने क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। ये 5वां विद्रोह था। अभी हम आगे जो विद्रोह पढ़ेंगे वो 6ठा विद्रोह होगा, रोशनिया और यूसुफजई कबीले के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैं हेडिंग दे रहा हूँ, 6ठे विद्रोह की हेडिंग, आप इसको लिखिए। इसके बाद एक सलीम का विद्रोह रहेगा, रोशनिया व यूसुफजई विद्रोह। पंद्रह 85 और 86। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मैप में थोड़ा सा ये जगह बता देता हूँ। देखिए ये जो इलाका है आपके काबुल कंधार का, यहाँ पे ये विद्रोह होता है। ठीक है, रोशनिया क्या है, बेसिकली रोशनिया एक समुदाय है जो पीर रोशन बायजीद का जो सूफी संत था उसके शिष्य थे। और रोशनिया समुदाय जो है वो हमेशा से मुगलों के हमेशा से खिलाफ रहता था। और उस समुदाय की खास बात ये थी कि उसके आसपास की जितनी भी बस्तियां थी वो सारी जनता उस पीर की बात को मानती थी। और फिर उसके बाद में जब बायजीद की मृत्यु हुई तो फिर जलाल खान आया, वो भी रोशनिया था, उसका शिष्य था। तो जलाल खान की बात भी वही जनता मानती थी, जलाल खान भी वही कार्य करता था जो उसका गुरु करता था। इसलिए इस क्षेत्र में विद्रोह जबरदस्त तरीके से विद्रोह हुआ था। और ऊपर से जो मिर्जा बंधु थे वहां पे, हाकिम मिर्जा वगैरह, तो उन्होंने पहले से उन लोगों को एक प्रकार से बिड़ा रखा था, तो वो अपने आप को दिल्ली की सत्ता के अधीन मानते भी नहीं थे। यहाँ पे जैन खान और मान सिंह के नेतृत्व में विद्रोह का दमन होता। हम एक एक बात को लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे साथ साथ में। लास्ट विद्रोह होगा सलीम का। आज की क्लास में हम विद्रोह पूरे करेंगे आज, है ना। रोशनिया व यूसुफजई विद्रोह। ठीक है, मैं बात को शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, अब ये पीर रोशन का रोशनिया जो कबीला है, या यूं कहिए कि पीर रोशन, जैसे बायजीद अफगान थे ये सारे, इसका बायजीद अफगान, पीर रोशन के जितने भी अनुयायी थे वो सारे क्या कहलाते थे, रोशनिया कहलाते थे। और पीर रोशन ने अपने सारे अनुयायियों को इन सुन्नियों के विरुद्ध है वो भड़का रखा था ठीक ठाक तरीके से, इसीलिए ये मुगलों से बड़ी नफरत करते थे। पीर रोशन के अनुयायी रोशनिया कहलाते थे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो रोशनिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पीर रोशन के अनुयायी थे और पीर रोशन ने इन सभी को सुन्नियों के विरुद्ध भड़का रखा था। ठीक है, तो ये मुगल सुन्नी थे और इनके विरुद्ध उनको भड़का रखा था, तो ये मुगलों को हमेशा से ये दृष्टि से देखती थी। तो दूसरी बात क्या हुई कि पीर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को सुन्नियों के विरुद्ध भड़काया था। सुन्नियों के विरुद्ध भड़काया था। ठीक है, इसलिए ये मुगलों से नफरत करते थे। हालांकि मुगल शिया सुन्नी बनते रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर भी कई बार क्या होता था कि पता नहीं चलता था शिया कौन है सुन्नी कौन है। उधर के लोग उनको शिया मानते, इधर के लोग उनको सुन्नी मानते, इस टाइप से चलता रहता था वैसे। इसलिए ये मुगलों से नफरत करते थे।
पीर रोशन तो नाम था, वैसे इसका मूल नाम बायजीद अफगान था। 1585 में बायजीद की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जलाल खान आया, वो भी यही कार्य कर रहा था, इसलिए इस विद्रोह का दमन करना जरूरी हो गया था। ठीक है, बायजीद की मृत्यु के बाद, बायजीद की मृत्यु 1585 के बाद इसका शिष्य जलाल खान, जलाल खान इसका शिष्य जलाल खान भी यही कर रहा था जो उसका गुरु कर रहा था। और खास बात यह भी थी कि जलाल खान को विदेशों से सहायता भी मिल रही थी। वो भी ट्रांस ऑक्शन के शासक अब्दुल्ला खान बिल्कुल आर्थिक सहायता कर रहा था जलाल खान की, कि आप इस तरह से मुगलों को इस क्षेत्र से निकालिए। उनको पता था मुगल यहाँ से चले जाएंगे तो ट्रांस ऑक्शियन का शासन का विस्तार जो था अब्दुल्ला खान का, वो काबुल कंधार तक हो जाएगा। तो जैसे ही विदेशी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जब विद्रोह होने लगा, तब इसका दमन अकबर ने जरूरी समझा। और उसके बाद अकबर ने मान सिंह और जैन खान को वहां भेजा था। ठीक है, उससे पहले और भी अभियान गए थे, लेकिन मैं एक साथ ना बता के धीरे धीरे चल रहा हूँ आगे। जलाल खान भी यही कर रहा था। इसे ट्रांसऑक्शन का शासक अब्दुल्ला खान आर्थिक सहायता भी दे रहा था। इसे ट्रांसऑक्शन का शासक अब्दुल्ला खान, शासक अब्दुल्ला खान आर्थिक सहायता भी दे रहा था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब ये जो मामला था केवल धार्मिक मामला नहीं रहा, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला भी हो गया, जिसमें विदेशी शक्तियां भी हस्तक्षेप कर रही थी। अब अकबर को लगा कि अगर मामला कंट्रोल नहीं किया तो ये पूरी जनता को भड़का देगा अब्दुल्ला खान, और ये काबुल कंधार जाता रहेगा। तब इसने 1586 में जैन खान और मान सिंह को जलाल खान के विरुद्ध एक अभियान पर भेजा। ठीक है, इस बात को मैं लिख रहा हूं। 1586 में अकबर ने नवंबर 1586 को जैन खान व मान सिंह को मान सिंह कछवा, ठीक है, मान सिंह को जलाल खान के विरुद्ध भेजा। जलाल खान के विरुद्ध भेजा। ठीक है, भेजा। अब जैसे ही ये बात जलाल खान को पता चलती है तो जलाल खान ने क्या किया, अपने आसपास के जितने भी आदिम कबीले थे, चाहे वो यूसुफ जई हो, चाहे वो अफरीदी हो, फिर रोशनिया तो थे ही, अब इन सभी ने क्या किया, एक गठबंधन बनाया जिसमें यूसुफ जई, अफरीदी, अकमल और ये रोशनिया सब मिल गए और इनको लगा कि मुगल सेना को हम मिलकर पराजित करेंगे। मतलब एक अच्छा खासा गठबंधन मुगलों के खिलाफ मध्य एशिया में बन चुका था और इस जगह पे जीतना जरूरी था अकबर के लिए, अन्यथा ये सारा क्षेत्र जो था वो अकबर के हाथ से निकल जाता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, विरुद्ध भेजा। जलाल खान ने गठबंधन बनाया, विरुद्ध भेजा। जलाल खान ने जलाल खान ने मुगलों के विरुद्ध स्थानीय कबीलों का कौन कौन से थे, यूसुफ जई थे,
अरकजई थे, और कौन सा था, अफरीदी थे, है ना। ये सारे लोगों को साथ लिया। हाँ, जलाल खान ने मुगलों के विरुद्ध स्थानीय कबीलों का एक गठबंधन बनाया, क्योंकि धर्मगुरु था तो इनकी बात को फिर लोग स्वीकार भी करते थे, का एक गठबंधन बनाया। गठबंधन बनाया, गठबंधन बनाया, परंतु स्वात घाटी में ये गठबंधन पराजित हुआ। स्वात घाटी में, अफगानिस्तान में है ये घाटी आजकल, यह गठबंधन पराजित हुआ, पराजित हुआ। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पीर रोशन के शिष्य थे, इनको सुन्नियों के विरुद्ध भड़काया गया, फिर उनको विदेशी सहायता मिल गई, और फिर अकबर ने जैन खान और मान सिंह को भेजा, और जब ये यहाँ आते हैं तो उससे पहले जलाल खान ने एक अच्छा खासा गठबंधन बना लिया था इन सबको साथ में लेके, और फिर जैन खान और मान सिंह ने स्वात की घाटी में 1586 में इस गठबंधन को पराजित किया। और पराजित करने के बाद में अब क्या हुआ कि जो अफरीदी कबीला था, यूसुफजई थे, अरकजई थे, इनकी जनता जो थी ये तो ठीक हार गई, लेकिन इनके शासक अभी तक शामिल नहीं हुए थे। अब आपके हुआ क्या, देखिए, जब ये स्थितियां बनी, आप इसको लिखिए, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। जब ये स्थितियां बनती है तो यूसुफजई जो कबीला था ये एक मुख्य कबीला था। हमने लिखा भी यही है, रोशनिया और यूसुफजई। ये रोशनियों की बात तो पूरी हो गई, अब रोशनिया संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यूसुफजई कबीले के जो शासक थे अब्दुल्ला उज़्बेक, उसको थोड़ा सा ये बुरा लगा कि मुगलों ने हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कैसे किया, और ये बागी हो गया, और अब इसने खतरा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। अब इस प्रकार हम अब क्या लिखेंगे कि अब मुगल सेना के विरुद्ध यूसुफजई कबीला खड़ा हो गया। तो अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, एक मिनट। इसी दौरान यूसुफजई कबीले के अब्दुल्ला उज़्बेक ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो सीधी सी बात, रोशनियों का तो दमन हो गया। अरकजई और अफरीदी इतने ताकतवर थे नहीं, यूसुफजई ताकतवर थे। अब यूसुफजई कबीले के जब अब्दुल्ला उज़्बेक ने विद्रोह किया तो मान सिंह और जैन खान तो वहीं थे उस समय। तब इन्होंने कहा कि जैन खान को भेजा कि आप जाओ और इन यूसुफजई कबीले का दमन कर दो। अब देखिए, विद्रोह कर दिया, तब जैन खान को इसके विरुद्ध भेजा, इसके विरुद्ध भेजा, जिसकी सहायता हेतु एक हाकिम अब्दुल फतह था और दूसरा बीरबल इनके साथ में था। बीरबल यहां मारा जाएगा, देखो, हाकिम अबुल फतह तथा बीरबल को भेजा गया। नाम ध्यान से समझते जाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सारा, है ना। हाँ, बीरबल को भेजा।
जिसकी सहायता हेतु हाकिम अबुल फतह तथा बीरबल को भेजा गया। अभी अब्दुल्ला उज़्बेक के खिलाफ इनको भेजा गया है। अब देखो क्या हुआ। अब स्वात घाटी से आगे निकलते हैं और एक ऐसी घाटी में फंस जाती है सेना जब यूसुफजइयों ने पूरा घेर लिया, बीरबल की सेना को घेर लिया। बीरबल पीछे चल रहा था। 8000 सैनिकों सहित बीरबल मारा गया। ठीक है, यहाँ पे बीरबल मारा जाता है। तो लिख लेते हैं आगे। भेजा गया 1586 में 1586 में बीरबल अपने 8000 सैनिकों के साथ फंस जाता है। 8000 सैनिकों के साथ घेर जाता है तथा बीरबल सहित सभी सैनिक मारे गए। देख लो आप कि ये कोई योग्य सेनापति नहीं था बीरबल। शासक को किसी को मरवाना होता था ना, तो फिर वो इस तरह से वो यूसुफजइयों के विरुद्ध भेजते थे, मारे गए। अब अकबर को लगा कि चिंता काफी बड़ी है, तब टोडरमल और मानसिंह को दमन के लिए भेजते हैं वापस यूसुफजइयों के विरुद्ध, और मानसिंह ने यूसुफजइयों का ठीक तरीके से दमन कर दिया। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ होगा, फिर ये हमारा आंदोलन पूरा, विद्रोह पूरा हो जाएगा। तब अकबर ने टोडरमल व मानसिंह को यूसुफजइयों के विरुद्ध भेजा। ठीक है, हाँ, मानसिंह ने यूसुफजइयों का पूर्ण दमन किया। यूसुफजइयों का पूर्ण दमन किया। जइयों का पूर्ण दमन किया। ठीक है, मानसिंह जीत गए, यूसुफजई हार गए। ठीक है, और जैसे ही इनका दमन हुआ, अब स्वात घाटी, बुनेर, बाजोर जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र मुगलों का हिस्सा हो गए। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र यूसुफजइयों से मुक्त हो गए और मुगलों के अधीन हो गए। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विद्रोह था जो कि काबुल कंधार क्षेत्र में हुआ था, स्वात घाटी के आसपास, है ना। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ये कितने हो गए? 6 विद्रोह हो गए। अब अकबर के काल का आखिरी विद्रोह जो है वो हम पढ़ेंगे, और वो विद्रोह आएगा किसका? जहांगीर का विद्रोह, जिसे हम सलीम का विद्रोह कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए। सलीम का विद्रोह इस काल का बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह था, और इस काल में आप ये समझिए कि आखिरी विद्रोह भी था। इसके बाद वापस कोई विद्रोह मुगल काल में नहीं हुआ। ठीक है, मैं हेडिंग देता हूँ। हाँ, 7वां विद्रोह। सलीम का विद्रोह।
ठीक है, हेडिंग दीजिए इसकी। अरे ठीक है। अब देखो सलीम के विद्रोह के पीछे कारण क्या थी। अगर कारणों की तलाश करें तो दो तीन चीजें बातें आती है। एक तो क्या है कि काफी अच्छी खासी नशाखोरी में लिप्त हो चुका था, नशे पड़ते करता था, उद्दंड हो चुका था। उद्दंड का मतलब होता है जो शासन के आदेश नहीं मानता हो। अकबर ने जो जो आदेश दिए सलीम मानता नहीं था। सलीम मतलब जहांगीर। सलीम को यह भी था कि अब 40-50 साल हो गए, बाप राजा बैठा, फिर मैं कब शासक बनूंगा, सीधी सी बात है, मन में तो था ही उसके। और अकबर का शासनकाल भी ये 1598-99 की मैं बात कर रहा हूँ, 40 साल शासन अकबर का लगभग हो चुका था। अब अकबर ने जितने भी आदेश दिए, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। 1598 के अंदर इसको भेजा था ट्रांस ऑक्शन अभियान के लिए और दक्षिण अभियान के लिए, ये सलीम गया ही नहीं। फिर आदेश की अवहेलना कब की, जब इसको 1599 में मेवाड़ भेजा अमर सिंह के विरुद्ध, राय सिंह के साथ में, गया ही नहीं। अजमेर में ही वापस मुड़ गया और इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद जाके अपनी राजधानी घोषित कर दी इलाहाबाद को, वहाँ अपने नाम का खुतबा पढ़ के खुद को सम्राट घोषित कर दिया। फिर इसने बिहार और उड़ीसा का राज्य दिया अकबर ने इसको, और राजी किया थोड़ा सा, तो वहाँ उसने 30 लाख कुछ राशि ये हड़प ली। इस तरह से अकबर के हर आदेश की अवहेलना कर रहा था। हालांकि बीच में समझौता भी करवाया, माँ हमीदा बानो कई बार समझौता करवा चुकी थी। फिर एक बार वापस समझाने के लिए अबुल फजल को भेजा, तो फजल को ओरछा मध्य प्रदेश के शासक वीर सिंह बुंदेल की सहायता से मरवा दिया 1602 में। अकबर फिर क्रुद्ध हुआ, लेकिन हमीदा बानो ने समझौता करा दिया पिता पुत्र के बीच में। लेकिन बाद में हमीदा बानो की 1604 में मृत्यु हो गई। उसके बाद में सलीम को चिकित्सालय में रखा, उसका इलाज करवाया गया। और फिर अकबर की जैसे ही असीरगढ़ में मृत्यु हुई, उसके बाद सलीम जहांगीर की उपाधि के साथ में शासक बन जाता है। राय सिंह सलीम के साथ रहा, मान सिंह सलीम के विरोधी था। वो सलीम को शासक ही बनते हुए देखना नहीं चाहता था, क्योंकि सलीम की आदतें बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो यह विद्रोह अकबर के काल का आखिरी विद्रोह है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, हम इसमें लिख लेते हैं। पहले तो मैं ऐसे कोष्टक में लिख लेता हूं कि अकबर के काल का आखिरी विद्रोह। अकबर के काल का आखिरी विद्रोह। ठीक है, आखिरी विद्रोह था ये। अब देखो कि सलीम जिन्हें हम बाद में जहांगीर के नाम से जानते हैं, नशावृत्ति में डूब चुका था। साथ ही साथ उद्दंडी हो चुका था। ठीक है, जो अकबर के आदेशों की निरंतर अवहेलना कर रहा था। अकबर के आदेशों की निरंतर अवहेलना कर रहा था। ठीक है, निरंतर अवहेलना। कौन सी अवहेलना? देखिए, जब अकबर ने 1598 में ट्रांस अभियान के लिए नियुक्त किया और दक्षिण अभियान के लिए नियुक्त किया, तो सलीम ने जाने से इनकार कर दिया।
ठीक है, ये पहला आदेश था जिसकी अवहेलना जो उसने कर दी थी। तो अब देखिए, ट्रांसैक्शन दक्षिण अभियान पर जाने से अवहेलना करना, तो ये राजा के आदेशों की अवहेलना अगर उसकी संतान नहीं करेगी तो दूसरा कौन मानेगा। ठीक है, 1598 में ट्रांसैक्शन व दक्षिण अभियान पर जाने से इनकार करना। ठीक है, दूसरा क्या था, मेवाड़ अभियान पर जाने से इनकार करना। मेवाड़ अभियान पे इनकार नहीं किया, लेकिन अजमेर में जाके मेवाड़ की तरफ गया ही नहीं और उल्टा है वो वापस अजमेर से इलाहाबाद आ गया। ठीक है, ये किया था 1599 में। 1599 में सलीम को राय सिंह के साथ मेवाड़ अभियान पर नियुक्त किया। ठीक है, मेवाड़ अभियान राजपूत शासक साथ में रखते थे, क्योंकि जब भी राजपूतों के विरुद्ध अभियान होता था तो राजपूतों को साथ में रखा जाता था, क्योंकि वो वार्ता भी कर लेते थे, उनको क्षेत्रीय जानकारियां भी सारी थी। ठीक है, नियुक्त किया। चूंकि इस समय अकबर दक्षिण में था, अकबर दक्षिण भारत में था, इसका फायदा उठाते हुए सलीम मेवाड़ नहीं गया, बल्कि अजमेर से वापस लौट आया तथा इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद आ गया और यहां अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, मतलब स्वतंत्र आचरण कर रहा था। यहां पर अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो कि ये खुलेआम एक टाइप से स्वतंत्र आचरण था जब वो खुतबा पढ़ने का मतलब खुद को शासक घोषित करना। और वहाँ पे इसने स्वतंत्र दरबार लगाना शुरू कर दिया, वहाँ अपने सिक्के चलाए, है ना, स्वतंत्र दरबार लगाया। ठीक है, स्वतंत्र दरबार लगाया, सिक्के चलाए, इस टाइप की स्वतंत्र हरकतें जो है उसने करनी शुरू कर दी। तो अब ये बात एक स्वतंत्र शासक कभी स्वीकार नहीं करेगा और अकबर ने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके बाद अकबर ने क्या किया, इसको कालपी, जौनपुर और बिहार के आसपास का सूबेदार नियुक्त किया। तो वहां पे इसने घोटाला कर दिया। मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, आगे, है ना। कालपी, जौनपुर व बिहार का जब सूबेदार नियुक्त किया
तब बिहार के खजाने से खजाने से 30 लाख के आसपास की राशि है वो लूट ली, 30 लाख हड़प लिए। हड़प लिए। और एक षड्यंत्र देखिए आप, जब इसने गोवा में पुर्तगाली सैनिकों से सहायता प्राप्त करने की भी कोशिश की ताकि वो अकबर को पराजित कर सके, ठीक है, प्लानिंग पूरी थी। गोवा से गोवा में उस समय पुर्तगाली थे, दीव में थे, दमन में थे, गोवा में थे, इस सारी जगहों पे पुर्तगाली थे, ठीक है। गोवा में पुर्तगाली सैनिकों से सहायता का प्रयास भी किया, सैनिकों से का प्रयास भी किया, ठीक है। अब ये बगावती तेवर थे। अब देखिए दो बिंदु ये, दो ये, और भी कई सारे थे, मैं तो मैन आपको बता रहा हूं। अब इन सारे बगावती तेवर देखने के बाद अकबर को लगा कि इसको ठीक करना जरूरी है। तब अकबर ने बंगाल और उड़ीसा की जो थी सूबेदारी थी वो इसको दी और कहा गया कि भाई इलाहाबाद छोड़ दे और मान जा, लेकिन वो माना नहीं था, है ना। तो देखो क्या हुआ। अब देखो ये बगावती तेवर जो थे सलीम के, ये खुलेआम, इसका कहने का साफ तात्पर्य ये था कि वो यूं कहिए कि सत्ता चाहता था, वो सत्ता चाहता था और स्वतंत्र रूप से सत्ता चाहता था। उसको अकबर का राज्य पसंद नहीं था, वो अकबर को सम्राट के रूप में, बादशाह के रूप में स्वीकार ही नहीं करना चाहता था, ठीक है। सलीम के इन बगावती तेवर से निपटने हेतु अकबर ने समझौता अपनाया, समझौतावादी नीति अपनाई। अकबर ने वादी नीति अपनाई। नीति अपनाते हुए बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी। नीति अपनाते हुए बंगाल व उड़ीसा का प्रांत सलीम को दिया, बहुत बड़ा राज्य दे दिया। अब देखो सलीम ने ये बंगाल और उड़ीसा तो ले लिए, लेकिन इलाहाबाद छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। इसके बावजूद भी सलीम इलाहाबाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। छोड़ने हेतु तत्पर नहीं था, ठीक है। अब जब तैयारी नहीं था तो उसने सोचा कि युद्ध करे, इससे अच्छा है कि समझाया जाए, है ना। अगर समझाया जाए तो ठीक रहेगा, बाप बेटे का मैटर है। तो फिर अबुल फजल को भेजा समझाने के लिए कि समझा दे उसको, मान जाएगा। तो वहाँ जब वो गया तो अबुल फजल की हत्या करवा दी। और मध्य प्रदेश में है, वहाँ के राजा वीर सिंह बुंदेल से, 1602 की मैं बात कर रहा हूँ। और जब अबुल फजल बहुत नज़दीक संबंध रखता था अकबर से, अकबर बहुत क्रुद्ध हुआ उस समय, लेकिन हमीदा बानो के कहने पे उसको माफ़ किया। लेकिन वीर सिंह बुंदेला को गिरफ्तारी के आदेश दिए, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कर पाया,
ठीक है, देखिए क्या हुआ आगे। नहीं था। पुनः सलीम को समझाने हेतु अकबर ने अबुल फजल को भेजा। अबुल फजल को भेजा। ठीक है, किसको भेजा? अबुल फजल को। और जहांगीर का ये मानना था, सलीम का, कि अकबर को भिड़ाने का काम ये अबुल फजल ही करता है। मतलब मेरे खिलाफ अकबर का ब्रेन वॉश इस अबुल फजल ही करता है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात थी कि अबुल फजल के कारण ही मेरी ये दुर्गति हुई, मेरा अश्र होने का कारण अबुल फजल है। उसके मस्तिष्क में बात बैठी हुई थी, तो वो अबुल फजल से बड़ा नाराजगी रखता था। अब अबुल फजल ही मनाने चला गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। भेजा सलीम अबुल फजल को अपना विरोधी मानता था। इस कारण ओरछा है मध्य प्रदेश में के शासक वीर सिंह बुंदेल ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार आता है अबुल फजल की हत्या किसने की थी, मैंने भी साहित्य में पढ़ा है इसको। वीर सिंह बुंदेल, ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेल के हाथों 12 अगस्त ही वैसे ही कोई डेट नहीं पूछेगा। 1602 को अबुल फजल की हत्या करवा दी। तो अबुल फजल को किसने मारा था? वीर सिंह बुंदेला ने मारा था। किसके कहने पे मारा? सलीम के कहने पे मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि वो वीर सिंह बुंदेला उसका साथी था सलीम का, और अबुल फजल सलीम को समझाने के लिए ही गया था। अब आगे क्या हुआ देखिए। अब हत्या तो करवा दी, लेकिन हामिदा बानो के कहने पे उसने सलीम को तो माफ किया और वीर सिंह बुंदेला की गिरफ्तारी के आदेश दिए। क्रुद्ध अकबर ने वीर सिंह बुंदेला की गिरफ्तारी के आदेश दिए। गिरफ्तार हुआ नहीं था वो, गिरफ्तारी के आदेश दिए। और सलीम को माफ कर दिया। ठीक है, सलीम को फिर उसने माफ कर दिया। और अब क्या हुआ देखिए, यहाँ तक बातें ठीक थी। अब हामिदा बानो ने पिता पुत्र के बीच में एक बार फिर समझौता करवाया। ठीक है, इसको मैं अगली स्लाइड में ले रहा हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ। ये मैप आपके काम आ जाएगा क्योंकि अभी ये विद्रोह पूरे हो रहे हैं यहीं पे। यहीं पे ले लेते हैं अपन। हामिदा बानो ने पिता पुत्र के मध्य
समझौता करवाया। मगर सलीम की बगावत जारी रही। ठीक है। और 1604 में हमीदा बानो की मृत्यु हो गई। अगस्त 1604 में हमीदा बानो की मृत्यु हो गई। मुंडन करवाया था इसने। बानो की मृत्यु हुई। ठीक है, मृत्यु हुई। तत्पश्चात अकबर ने सलीम को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया और वहां चिकित्सक की देखरेख में रखा, नशा वसा छुड़ाने के लिए। अकबर ने सलीम को गिरफ्तार करवा के और आगरा के कैद खाने में चिकित्सक की देखरेख में या हाकिम की देखरेख में नजरबंद रखा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके यहीं पूरा हो जाएगा अकबर के काल के सारे विद्रोह। ठीक है, आप इसको ठीक तरीके से लिख लेना। मैंने 2 विद्रोह पिछली क्लास में समझाए थे और बाकी के शेष 5 विद्रोह आज की क्लास में हो गए। नेक्स्ट क्लास में कल हम बात करेंगे साम्राज्य विस्तार पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।